अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल सादक एकेडमी। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 से पहले चैप्टर नंबर 2 में से हमने सिर्फ अभी फ़िल वक्त इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही को डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 2 के बाकी टॉपिक्स हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद शुरू करेंगे। तो हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब इस चैप्टर के स्टूडेंट्स दो पोर्शन हैं। फर्स्ट पोर्शन में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे और सेकंड पोर्शन में हम प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो हम चैप्टर के नेम पे आते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है? पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करने से पहले हम बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जब 19th सेंचुरी में एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हो रही थी तो उन एलिमेंट्स को फिर अरेंज करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट और केमिस्ट ने कोशिशें की और उन कोशिशों के नतीजे में पीरियोडिक लॉ की डिस्कवरी हुई। पीरियोडिक लॉ। फिर इस लॉ की बिना पर एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया और उस टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही को एक्चुअली पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इस पीरियोडिक टेबल या इस टेबुलर अरेंजमेंट में एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया गया है। तो जो एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसे कहते हैं पीरियड या पीरियड्स, और एलिमेंट्स की जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसे ग्रुप या ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है जी। अब हम चैप्टर के नेम के सेकंड पोर्शन में आते हैं जिसमें है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब पीरियोडिसिटी क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी एक्चुअली रेपिटिशन को कहा जाता है। रेपिटिशन, किसी चीज़ का बार बार दोहराया जाना एक ख़ास इंटरवल के बाद। तो जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उन्हें इस टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया सिस्टमेटिक वे में, तो केमिस्ट ने ये बात देखी कि एक ख़ास इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं और इस चीज़ को फिर नाम दिया गया पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का। तो हमने इस चैप्टर में जिन प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी को डिस्कस करना है उन प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इन तीन प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टूडेंट्स वापस आते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो टेबुलर अरेंजमेंट है, इस टेबुलर अरेंजमेंट से पहले डिफरेंट केमिस्ट ने डिफरेंट अटैम्प्ट्स की थी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन अटैम्प्ट्स को डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट केमिस्ट ने डिफरेंट वेज से एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के लिए की थी। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहले अटैम्प्ट की गई थी वो जर्मन केमिस्ट था डोब्राइनर। डोब्राइनर वॉज अ जर्मन केमिस्ट एंड ही प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ ट्राइएड्स। इसने स्टूडेंट्स ट्राइएड्स का कंसेप्ट दिया था। अब ट्राइएड क्या चीज़ है? ट्राइएड इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसे ट्राइएड का नाम दिया गया है। तो डोब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स को स्टडी किया। इसने ये कहा कि जब हम एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में अरेंज करते हैं जिसे ट्राइएड का नाम दिया जाता है, तो जो सेंट्रल एलिमेंट होता है इसका एटॉमिक मास बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस के एवरेज के बराबर होता है। लाइक डोब्राइनर के ट्राइएड्स में एक ट्राइएड है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम,
सेकंड एलिमेंट है स्ट्रोंशियम एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस ट्राइएड इज बेरियम। तो अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर्स कंसेप्ट ऑफ ट्राइएड्स, डोब्राइनर ने ये बात की कि जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मैस है वो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मैसेस के एवरेज के बराबर होगा। लाइक कैल्शियम का एटॉमिक मैस है 40 एंड बेरियम का एटॉमिक मैस है 137। तो इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस का एवरेज है 88.5, जो कि स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मैस के बराबर है। तो डोब्राइनर ने यही ट्राइएड्स का कंसेप्ट पेश किया था। अब हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डोब्राइनर्स के कंसेप्ट ऑफ ट्राइएड्स में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं। डोब्राइनर के ट्राइएड्स के मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट ये था कि केमिस्ट को एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक तस्वर सामने आया कि केमिस्ट के जहन में ये बात आई कि हम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर सकते हैं या करना चाहिए। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का तस्वर भी पेश हुआ कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की कोशिश करें। उसके बाद इसके डोब्राइनर के ट्राइएड्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। उन ड्रॉबैक्स में सबसे मेन ड्रॉबैक ये था कि ये कंसेप्ट एक लिमिटेड कंसेप्ट था। मीन्स डैट कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ़ और सिर्फ डोब्राइनर 9 एलिमेंट्स ही को स्टडी कर पाया। इसके ये 3 ट्राइएड से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर मुश्तमिल एक ट्राइएड था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम पर मुश्तमिल एक ट्राइएड था और एक ट्राइएड ये सल्फ़र और सेलेनियम वगैरह पर मुश्तमिल था। तो ये जो कंसेप्ट था ये अपने लिमिटेड होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था डोब्राइनर्स का कंसेप्ट ऑफ ट्राइएड्स, जिसमें हमने ट्राइएड्स को स्टडी किया और फिर हमने इस कंसेप्ट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की भी बात की है। अब हम नेक्स्ट अटैम्प्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक और टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के हवाले से जो सेकंड अटैम्प्ट की गई थी उसे डिस्कस करेंगे। वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड स्टूडेंट्स एक ब्रिटिश केमिस्ट था। इसने अपना लॉ ऑफ या कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। ऑक्टा बोलते हैं स्टूडेंट्स 8 को। इसने इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर ये बात प्रपोज की कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो जो हर 8वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले एलिमेंट के साथ मैच करती हैं। सपोज हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है 8 एलिमेंट। तो जब हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस अरेंज करते हैं तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो यही बात न्यूलैंड्स ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर प्रपोज की थी। स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसका कंपैरिजन म्यूज़िकल नोट्स के साथ किया था कि मौसीकी के जो सुर होते हैं उसमें भी यही बात है कि हर 8वां सुर पहले सुर के साथ मैच करता है। अगर आप पियानो देखें तो पियानो के ऊपर जो बटन्स होते हैं उनमें म्यूज़िकल नोट्स लिखे हुए होते हैं। तो आप देखेंगे कि हर जो 8वां नोट है वो रिजेंबल कर रहा होगा पहले नोट के साथ। तो इसी चीज़ से कंपैरिजन करते हुए न्यूलैंड्स ने अपना कंसेप्ट ऑफ या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया था। अब हम बात करेंगे कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वैलिड क्यों नहीं था। मीन्स दैट कि हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि न्यूलैंड्स का कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेव्स क्यों नहीं वैलिड हो सका।
इसके लिए कुछ ड्रॉबैक्स थे इस कंसेप्ट के अंदर। उनमें से सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाला कंसेप्ट सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स ही के लिए वैलिड साबित हुआ, बियॉन्ड कैल्शियम ये लॉ अप्लाई नहीं किया जा सका। सेकंड ये पॉइंट है कि इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के कंसेप्ट में न्यूलैंड्स ने उस वक्त तक अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए ना तो कोई प्रेडिक्शन दी और ना ही उनके लिए कोई स्पेस खाली छोड़ी, जिसकी वजह से ये लॉ जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो तब इस लॉ की अफादियत ख़त्म हो गई। और उस वक्त तक अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स में से सबसे मेन और इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स था नोबल गैसेस। अब थर्ड पॉइंट है इसके ड्रॉबैक्स में कि न्यूलैंड्स ने अपने कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर आयरन जो कि एक मेटल है इसे उसने उसी ग्रुप में रखा जिस ग्रुप में नॉन मेटल्स ऑक्सीजन और सल्फ़र मौजूद थे। अब इसी तरह इसके फोर्थ पॉइंट में है कि इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं किया गया था। और उसकी वजह क्या हो सकती है कि उसकी वजह ये हो सकती है कि पॉसिबली उस वक्त तक तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर ना हुई हों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से सिर्फ आयरन की बात हुई है इधर, दिस मीन्स डैट के पॉसिबली उस वक़्त सिर्फ आयरन मौजूद हो, इसलिए उसने आयरन ही को डिस्कस किया और उसने आयरन को नॉन मेटल्स वाले ग्रुप में रखा जिसमें ऑक्सीजन और सल्फ़र मौजूद थे। तो स्टूडेंट्स ये हमने दो अभी तक अटैम्प्ट्स डिस्कस की हैं, डोबरानेट ट्राइएड्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अब हम थर्ड अटैम्प्ट की बात करेंगे कि थर्ड अटैम्प्ट किसने की थी और उसने अपना क्या प्रपोज़ल पेश किया था। स्टूडेंट्स अब हम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के बारे में नेक्स्ट अटैम्प्ट डिस्कस करेंगे जो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव स्टूडेंट रशियन केमिस्ट था। इसने एक्चुअली न्यूलैंड्स ही के कंसेप्ट को इसने आगे प्रोसीड किया। इसने भी ये बात की कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बिना पर अरेंज करते हैं तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ख़ास इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं। यही कंसेप्ट पहले एक्चुअली न्यूलैंड्स ने प्रपोज किया था, लेकिन मेंडलीव्स ने इस कंसेप्ट को किस तरह से पेश किया इसे हम देखते हैं। मेंडलीव्स ने स्टूडेंट ये बात की कि जब एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया जाता है इन हॉरिजॉन्टल रोज। इसने ये कहा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बिना पर हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाते हैं। बात समझ आ गई है? तो ये था मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स मेंडलीव्स ने अपने इस कंसेप्ट की बिना पर लॉ पेश किया जिसमें इसने ये बात की कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक मैसेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है इस लॉ से क्या मुराद है इसे हम देखते हैं। हमने स्टूडेंट्स चैप्टर के नेम के अंदर पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ पे बात की थी कि प्रॉपर्टीज़ का बार बार दोहराया जाना एक ख़ास इंटरवल के बाद, कि एलिमेंट्स क्या करते हैं एक ख़ास इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं। तो मेंडलीव्स ने भी यही बात की कि जब हम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कम इन द सेम वर्टिकल कॉलम। तो यही बात क्या है कि एलिमेंट्स एक ख़ास तरतीब के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो फिर इसने इस लॉ को या इस चीज़ को लॉ की सूरत में इस तरह से पेश कर दिया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। बात समझ आ गई है? अब मेंडलीव्स का
पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक लॉ वैलिड क्यों नहीं था या इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसे हम अभी स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल या इसका लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल जो उसने पेश किया था वो वैलिड क्यों नहीं हो सका। उसके लिए कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उनमें सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इसने उस वक्त तक डिस्कवर्ड सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही को अरेंज करके उनके बारे में इसने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी। सेकंड ड्रॉबैक ये था कि मेंडलीव ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया और सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को इसने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रख दिया। लाइक अल्कली मेटल्स हैं और क्वाइनेज मेटल्स हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आए थे, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक है। इस तरह जो इसके पीरियोडिक टेबल की फेलियर की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि इसने अपनी दी हुई बेसिस ही को फॉलो नहीं किया। इसने बेसिस क्या दी थी, इसने कहा था on the basis of increasing atomic mass when we arrange the elements in horizontal rows, the elements with similar properties come in same vertical column। तो ये था इसकी बेसिस फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो इसने अपनी इस बेसिस ही को फॉलो नहीं किया। इसने क्या किया कि कोबाल्ट को इसने निकल से पहले रख दिया, हालांकि कोबाल्ट का मैस निकल से ज़्यादा है, तो ज़्यादा मैस वाला एलिमेंट बाद में आना चाहिए था और कम मैस वाला एलिमेंट पहले आना चाहिए था। तो दिस मीन्स डैट कि निकल को कोबाल्ट से पहले आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को कोबाल्ट के बाद रखा। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की फेलियर के हवाले से ड्रॉबैक्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो डिफरेंट केमिस्ट ने डिफरेंट अटैम्प्ट्स की थी उन पे बात की है, और हमने ये भी देखा कि वो जो पहले कोशिशें की गई थी वो फेल क्यों हुई। हमने उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर की डिस्कशन वाइंड अप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इंशाल्लाह पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।